गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम अपना SBEC स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिटिंग बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। ओके, ऑलरेडी हमारे GIL एंड कंपनी लॉ के लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा SBEC का फर्स्ट लेक्चर होगा, कल टैक्स का लेक्चर होगा। आफ्टर डैट 1 जुलाई से आवर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट। सो एडवाइस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग ग्रुप से जुड़ जाओ, जिससे स्टडी कंटिन्यू हो जाए आप लोगों की। एंड वी प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी इज मिनिमम प्राइस। ओके, सो ज्वाइन योर ग्रुप, वॉच आवर लेक्चर्स, आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड। और एक और बात कि स्टडी हो या फिर कोचिंग्स हो या कोई भी चीज़ हो, हमें स्टडी वहीं से करनी चाहिए जहाँ हमें स्टडी समझ में आए है, ठीक है ना। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो लगे फैकल्टी अच्छी उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हो। तो आइए आज का बिजनेस जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले दो बातें। एक बात कि आप लेक्चर लास्ट तक देखना, सेकंड इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 21 के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो जो बच्चा चाहता है दिसंबर 21 में एग्जाम देना, वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। ओके, तो बेटा आप सबको पता है कि हमारा जो CS एग्जीक्यूटिव है उसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड मॉड्यूल में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी हम फर्स्ट मॉड्यूल की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स का हम लेक्चर दे चुके हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो है SBEC, उसका लेक्चर से देंगे और समझेंगे कि व्हाट इज SBEC, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, SBC जो पार्ट है उसको सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है बेटा। तो आज हम फर्स्ट सेक्शन यानी लेसन 1 की बात करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज पर्पज ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वॉच टिल लेक्चर्स टिल एंड, ओके, लास्ट तक देखना जिससे चीज़ें समझ में आए। बेटा जो फर्स्ट लेसन है वो है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारा SBC का ये जो सब्जेक्ट है, इसका मेन मकसद यही होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ओपन करें और किस तरह प्रॉपर वे में उसे बंद करें, ठीक है ना। ये बेसिकली कंपनी ओपन एंड कंपनी क्लोज करने के रूल्स पे क्या है, बेस्ट है, ठीक है ना। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए, जैसे मान लो कि आप आफ्टर CS PCS बन गए, यानी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन गए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने लगे, खुद का ऑफिस खोल के, ठीक है। तो आपके क्लाइंट्स होंगे, वो आपके पास आएंगे, ठीक है ना, कि सर, और पूछेंगे कि सर मुझे एक बिजनेस का क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है या कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, मतलब किसी प्रकार का बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। तो आप कृपया मुझे सही आइडिया और सही सजेशंस क्या करें, हमें बताएं। तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है रुकिए मैं अपना SBC का बुक ओपन करके बताता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए। तो वो सब कैसे होगा, वो होगा SBC को सही तरीके से पढ़ने में, ठीक है ना। एक प्रकार से आप
बिल्कुल कॉन्सेप्टफुल नॉलेज ले लेते हो एसबीसी का, तो आप एवरीथिंग जान जाओगे अबाउट ओपन कंपनी एंड शट कंपनी। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए बिजनेस इज एन proper manner. It refers to all those steps to need undertaken of the establishing and maintaining relationship between man, material, machinery to carry business efficiently running profits. ठीक है ना, इसका मतलब हुआ बेटा कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए मुख्य रूप से कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, ठीक है ना, लेने पड़ते हैं, जिससे कि जो रिलेशनशिप हो किसके, मैन, मटेरियल एंड मशीनरी, ये तीन क्या है, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। मेन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो क्या करे, हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करे। मटेरियल का मतलब हो जाएगा कि उसके लिए हम प्रॉपर क्या करें, मटेरियल का अरेंजमेंट करें, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, किस किस चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। अब मशीनरी की मतलब हो जाता है बेटा कि मशीनरी मतलब हम अपना कंपनी खोलेंगे या कुछ भी ओपन करेंगे तो उसमें वर्क करने के लिए, सही तरीके से फास्ट वर्क के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, विदाउट मशीनरी एंड मशीन कंपनी तो स्टेप वो रन नहीं हो सकती है ना, उसके लिए उसमें फैसिलिटी चाहिए ना, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लेबर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसीलिए बोला गया है तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। ठीक है, ये तीनों अगर आपके साथ मिल जाती हैं या आपके इजीली अवेलेबल हो जाती हैं तो आपका कोई भी कंपनी क्या होगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी क्या होगा, गेन होगा। This may be called the process of planning and organizing, which are the integral part of the business management. बेटा इसे हम कहते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, क्या करना है बेटा, हमें कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम पहले प्लान्स बनाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा बिजनेस तो है नहीं, बिकॉज ये छोटा मोटा कोई बिजनेस है नहीं कि हमने फटाक से सुबह उठे या शाम को बिजनेस कर दिया। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि अचानक से हमारे ऊपर कोई टैक्स का बर्डन ना है, कोई गवर्नमेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, बिजनेस सक्सेसफुली रन हो जाए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, एमसीए की तरफ से, जीएसटी की तरफ से, ठीक है ना, सेबी की तरफ से। उसके लिए पहले हम किसी प्रोफेशनल से क्या करेंगे, गाइड लेंगे। ठीक है बेटा, किसी प्रोफेशनल से हम क्या करेंगे, गाइड लेंगे। प्रोफेशनल कौन हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो पहले हम उसके पास जाएंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे सही तरीके से कि किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए और कितने प्रकार का बिजनेस क्या होता है हमारे इंडिया में, और किस टाइप के बिजनेस के लिए क्या रूल्स है। ठीक है ना बेटा, तो आइए हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट होता है सोल प्रॉपर्टीज, सेकेंड होता है पार्टनरशिप, थर्ड होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फोर्थ होता है एलएलपी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फिफ्थ होता है सेक्शन 8 कंपनी, 7 होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 8 होता है प्राइवेट एंड 9 होता है पब्लिक कंपनी। बेटा ये टाइप्स ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आप इनमें से ये जो आपको 9 टाइप पे दिख रहे हैं ना, आप इनमें से
1 2 3 ये जो 9 टाइप के आपको बिजनेस दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से आप किसी भी एक प्रकार का बिजनेस क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है ना। इसमें से जितने भी आपको ये 9 दिख रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से किसी भी एक प्रकार का बिजनेस आप क्या कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। 1 से 2 3 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी जो मतलब बिजनेस करने का मतलब कहने का मतलब हो जाएगा कि आपकी पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। 1 से 2 से 3 भी 4 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे। तो ये 9 प्रकार के बिजनेस हैं, इसमें से कोई भी एक बिजनेस आप कर सकते हो। अब क्लाइंट के दिमाग में एक बात आएगा कि ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि इतने प्रकार के बिजनेस होते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमें गाइड की ज़रूरत है। तो गाइड के लिए वो आपके पास आएगा और आप उसे क्या करोगे, गाइड करोगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बेटा। लिखा है चूजिंग ए फॉर्म ऑफ द बिजनेस एंटिटी क्रूशियल ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे तो आपको 9 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, 9 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, बट कहने मतलब ये है कि इसमें से कौन सा चूज किया जाए जिससे कि हमारा बिजनेस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन बर्डन, विदाउट एनी प्रेशर क्या हो, सक्सेसफुल रन हो, ठीक है ना। तो यही हमारे मन में क्या रहती है, दुविधा रहती है। ठीक है, मुझे पता चल गया है कि हम 9 प्रकार के बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन हम किस बिजनेस को किस तरीके से करें कि हमारा बिजनेस क्या हो, सक्सेसफुल रन हो। इसलिए द चॉइस ऑफ ए बिजनेस एंटिटी विल डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। सच एंटिटी वेराइज कम केस टू केस बेसिस एंड विल अपॉन डिपेंड विल द ऑनर्स एंड बिजनेस एंटिटी दैट वी अकम्प्लिश। ओके, तो जैसे मान लीजिए क्लाइंट है, वो आपके पास आया, ठीक है बेटा। क्लाइंट क्या किया, आपके पास आया, बोला सर मुझे क्या करना है, एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है या फॉर्म इस्टेब्लिश करना है। तो आप उसे क्या करोगे, बोलोगे ठीक है सर, मैं आपको बहुत बढ़िया से गाइड करूँगा। तो आप उससे बोलोगे सर कि सर आपके पास ये 9 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, फैसिलिटीज़ हैं, इसमें से का आप कोई भी एक फैसिलिटी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो क्लाइंट ने आपका ये जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप यानी जो सेक्शंस, उसको सही तरीके से क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है बेटा। फिर आपने उस क्लाइंट से क्या किया, पूछा, आपने उस क्लाइंट से पूछा कि सर आप ये बताओ पहले कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आप किस टाइप का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो। सेकंड, नेचर क्या रहेगा और साइज क्या रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना चाहते हो, इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस करना चाहते हो, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो। तो मतलब आप हमें पहले क्लियर करो कि आपका बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या रहेगा और साइज क्या रहेगा। यानी आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हो, मीडियम साइज का बिजनेस करना चाहते हो, कि लॉन्ग स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपको क्लाइंट क्या करेगा, बताएगा कि सर मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्ट ये है, नेचर ये है और साइज ये रहेगा, ठीक है ना। तो और कैपिटल क्या रहेगी, सब कुछ अब अगर क्लाइंट आपको बता देगा तो फिर आपको क्या करना है, सही तरीके से उसे गाइड करना है। तो देखो, द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर SOL, इस हम पढ़ चुके हैं ना। इंडिया में जो मेन टाइप के बिजनेस एंटिटी होते हैं ये 9 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसे याद कर लेना, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जरूर आता है एग्जाम में कि कितने प्रकार के
बिजनेस एंटिटीज होते हैं इंडिया में। ठीक है बेटा। फर्दर कंपनी formed under Section 8 of the Company Act 2013 under Section 25, the earlier Company Act 1956 is a non-profit business entity. There can also be association of person, AOP, and body individual, BOI, corporation, cooperative society, trust, etc. ठीक है ना। और आल्सो सेक्शन 8 का एक कंपनी भी होता है, ठीक है ना। इसमें ये नॉन प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी होता है, ठीक है। ऑडिट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी होता है और एक कोऑपरेटिव होता है, यानी सिंगल पर्सन भी होता है। जैसे कि आप खुद का भी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई गवर्नमेंट बर्डन भी नहीं आएगा और कोई भी टैक्स बर्डन भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप क्लाइंट को ये 9 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अब हम इसका डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए इस सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप इज फॉर्म ऑफ बिजनेस wherein one person owns all the asset of the business, no legal formalities required, create a sole proprietorship, then a provision license, conduct business and registration business name, it will differ from the sole proprietorship. The owner reports income loss from the business along with the personal income tax return. जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बेटा, वो एक प्रकार से सिंगल पर्सन के ऊपर रहता है, ठीक है ना। जैसे मैंने खुद अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया और उसको रजिस्ट्रेशन किस में कराया, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर। तो उस बिजनेस का वन एंड ओनली ऑनर सिर्फ मैं रहूँगा, ठीक है ना। उस बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स, सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारे एसेट्स पे मेरा कब्जा रहेगा, यानी मैं खुद ही उस बिजनेस का ऑनर रहूँगा। इसमें मुझे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मुझे ना एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ना एमसीए की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सेबी की, ना जीएसटी की, मतलब किसी भी प्रकार की मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिंपल एज इट इज मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। एंड इसमें लाइसेंसिंग कंडक्ट ए बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस नेम इट दैट सब सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके लिए मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप का बस एक लाइसेंस लेना होगा एंड जो उसका ऑनर यानी मैं अपना इनकम लॉस जो सर्टिफिकेट होगा वो अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में क्या कर दूंगा, फाइल कर दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए मुझे ITR जो 4 होता है बिजनेस के लिए भरा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न, उसे मुझे फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने पर्सनल ITR में भी इसको दिखा दूंगा और आराम से फाइल कर दूंगा। यानी इसका मेन मतलब यही है बेटा, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसका ऑनर वन एंड ओनली वन पर्सन होता है, ठीक है ना। इसे आप आराम से ओपन कर सकते हो, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगेगा, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे डिपार्टमेंट्स के, और आराम से आप इसे ओपन कर सकते हो। इनकम टैक्स भी आप इसे अपने इनकम के अनुसार दिखा के फाइल कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की। तो बेटा देखो, पार्टनरशिप फॉर्म आर क्रिएटेड बाय ए ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड अमॉन्ग द पार्टनर्स। अगर हमें पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करना है तो मैं और एक मेरा फ्रेंड दोनों क्या करेंगे, एक पार्टनरशिप डीड बनता है, डीड कहा जाता है उसे, एग्रीमेंट कहा जाता है, उस पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। कौन, एक मैं करूँगा और एक मेरा पार्टनर करेगा। उसके बाद से हम अपना ये जो पार्टनरशिप डीड होता है इसे एक प्रकार से एग्रीमेंट कहा जाता है। रजिस्टर्ड विथ ए मेक ए फॉर्म, ये जो डीड होगा उसे फॉर्म के नाम से क्या कर देंगे, रजिस्टर्ड करा देंगे। यानी ये जो नया कंपनी या फॉर्म ओपन हो रहा है उसके ऑनर हम दोनों हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया आर गवर्नमेंट बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी 20 पार्टनर्स।
बेटा ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करना चाहते हो उसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है और उसमें मिनिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। द प्रॉफिट लॉस और शेयर्ड इन मैनर एज एग्रीड इन द पार्टनरशिप डेट। जो भी इस कंपनी में या फर्म में प्रॉफिट होगा उसे आपने जो एग्रीमेंट साइन करते वक्त लिखा हुआ था कि मैं अपना इतना % प्रॉफिट लूँगा, मैं अपना इतना % प्रॉफिट लूँगा, उसके अनुसार आप लोग अपने आप में क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ गई आपको। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड पार्टनरशिप फॉर्म, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट हमने देख लिया, सेकेंड देख लिया, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कैन कम टुगेदर फ्रॉम HUF। HUF taxes separately from its member. One can save tax in creating a family unit holding asset from HUF. HUF has no odd PAN and fixed files the tax return independent of its members, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोई क्लाइंट आपके पास आया तो पहले आप उससे ये पूछोगे कि क्या आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो बोलेगा हाँ, तो आप उसे HUF जो कंपनीज होता है रूल्स होता है वो समझाना। बट अगर वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है तो उसे बोल देना कि सर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है उसके वही इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन कर सकता है, ठीक है ना, और सेपरेटली चला सकता है। एंड इसके जो भी एसेट्स प्रॉफिट्स होते हैं खुद का होता है और उसका खुद का पैन भी होना चाहिए, पैन नंबर, एंड अपना वो रिटर्न क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट फाइल कर सकता है, ठीक है ना। और ये जो HUF बिजनेस होता है सिर्फ हिंदू फैमिली ही ओपन कर सकती है, अदर किसी भी रिलीजन का बंदा इसे ओपन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि नाम पे ही लिखा हुआ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। और ये भी एक प्रकार के इंडिविजुअल बिजनेस होता है, ठीक है ना, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। अब बात करते हैं बता लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP की। Limited liability partnership is an alternate corporate business entity that provides can be benefits of limited liability of a company but allows its member the flexibility, organization their internal management and basis of the mutually arrived agreement as the case of partnership firm introduced in the Indian by way of Limited Liability Partnership Act 2008। यानी अगर हम अपना LLP ओपन करना चाहते हैं तो किसके अंडर ओपन होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर क्या होगा, वो ओपन होगा, ठीक है ना। और इसमें यह है कि इसमें मेंबर्स जो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से इसमें मेंबर्स रखे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 से 3 लोग इसे ओपन कर सकते हैं, अपना मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो लोग मीटिंग करेंगे कि क्या हमें किसी और पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी या किसी और पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद वो लोग नया पार्टनर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना, और बिजनेस ये आराम से रन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेटा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स we have voluntarily joined together achieve common economics through control organization making equitable distribution of capital required and fair share risk and benefit of the undertaking। कहना मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये होता है कि इसमें बहुत से समूह यानी बहुत से व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, मिल के अपना ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन कर सकते हैं, बाकी लोगों को इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, कैपिटल जो ज़रूरत जो होती है, शेयर की ज़रूरत होती है, रिस्क जो होता है, प्रॉफिट होता है,
आपस में मिलजुल के क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक सोसाइटी में आप समझते ही हो समाज है, ठीक है ना। तो इसमें 1 से 10 लोग, 10 से लोग 50 लोग भी एक साथ मिलके क्या कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। अब सेक्शन 8 कंपनी की बात कर लेते हैं बेटा। तो सेक्शन 8 कंपनी इज द कंपनी इस्टेब्लिश ऑफ प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट इन सच ऑफ सब्जेक्ट। यानी जो सेक्शन 8 कंपनी होता है बेटा, वो मुख्य रूप से आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को सही तरीके से मैनेज करने के लिए ओपन किया जाता है। यानी कोई बंदा हो, वो चाहता है कि आर्ट में अपना क्या करना, बिजनेस ओपन करना, किसी भी आर्ट मतलब क्या हो गया, ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्ट मतलब हो गया हमारे देश की जो कला सभ्यताएं होती हैं। यानी तुमने हैंडीक्राफ्ट का नाम सुना होगा ना, हैंडीक्राफ्ट जो विभिन्न हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको प्रमोट करना। साइंस को प्रमोट करना, यानी कोई रिसर्च हो उसको प्रमोट करना। स्पोर्ट्स खेल को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, रिलीजन को, चैरिटी खोलना चाहता है, एनजीओ खोलना चाहता है। ये सब अगर कोई बंदा करना चाहता है तो उसे अपनी कंपनी को सेक्शन 8 के अंडर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। Provides their profit of any other income applied promoting only the objects of the company and no dividend paid into the member section 8 company or the register under the company act 2013। इसमें जो कंपनी स्टैब्लिश होती है उसे कोई भी डिविडेंड क्या किया जाता है, प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ऑडिट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल क्या है, सिंपल क्लीन एंड फेयर कंपनी है, आपको ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आएगी, ठीक है। ओके, 1% कंपनी, जैसे नाम से पता चल रहा है, 1% कंपनी मीन्स ओनली 1 पर्सन इज द मेंबर, शेयर होल्डर कैन मेक 1 नॉमिनी शैल बी बिकम ए शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ इन सेफ्टी ऑफ ओरिजिनल स्टेक होल्डर। जो 1% कंपनी होता है उसका सिर्फ एक ही मेंबर होता है, ठीक है ना, और एक ही शेयर होल्डर होता है, और एक नॉमिनी होता है। नॉमिनी कौन होगा, नॉमिनी उसके लड़के हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी हो सकती है, उसके घर का कोई एक सदस्य हो सकता है, और आफ्टर डेट अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होगा उसका क्या हो जाएगा, स्टेक होल्डर हो जाएगा, यानी फिर से उसका मालिक हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच इज फॉलोइंग कैरेक्टराइज। ये तो आपने पढ़ा होगा ना CSAT में, शेयर होल्डर ऑफ द राइट ऑफ टू ट्रांसफर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। जो शेयर होल्डर होते हैं उनका अपना शेयर होता है ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, उनके ऊपर मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड टू 200, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने होते हैं, 200 होते हैं। एंड इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक टू द सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स ऑफ द डिवेंचर ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोहिबिटेड। और इसमें किसी भी प्रकार का शेयर और डिवेंचर, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी को सब्सक्राइब करने के लिए क्या होता है, सख्त मना होता है, ठीक है ना। ओके, प्राइवेट पब्लिक की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी इज द कंपनी विच इज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर, शेयर होल्डर राइट्स टू ट्रांसफर शेयर। यानी प्राइवेट कंपनी में जो वहाँ के शेयर होल्डर होते हैं उन्हें शेयर ट्रांसफ़र करने पे क्या रहता है, रिस्ट्रिक्शन रहता है, वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में। एंड इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक सब्सक्राइब टू एनी शेयर और डिवेंचर एनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी परमिटेड। और पब्लिक कंपनी में कोई भी इन्विटेशन या कोई भी शेयर होल्डर अपना क्या कर सकता है, शेयर और डिवेंचर को किसी भी प्रकार से क्या कर सकता है, शेयर भी ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है ना। और इसमें किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी में ये मना होता है, ठीक है। ओके, अब बेटा यहाँ पे आ गया चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में अपने रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी।
ठीक है ना। तो एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। जैसे आपने खुद का एक पीसीएस फॉर्म ओपन किया है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का, आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने बोला सर मुझे बिजनेस क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, कंपनी ओपन करना है, तो कृपया आप मुझे गाइड करिए कि हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को ओपन करें जिससे हमारा बिजनेस सक्सेसफुली क्या हो, रन हो जाए। तो आपने बोला सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि आपका बिजनेस का स्केल क्या है, आपके पास कैपिटल कितनी है, आपके पास जगह क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है ना, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो क्लाइंट ने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। फिर आपने उसे बोला सर हमारे इंडिया में ये 9 टाइप के बिजनेस को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, LLP, सेक्शन 8, कोऑपरेटिव, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। फिर क्लाइंट ने पूछा सर इसको ओपन करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ समझा दिया सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, यहाँ प्रोप्राइटर्स पार्टनरशिप के बारे में, यहाँ पे HUF के बारे में, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी यानी LLP के बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 के बारे में, 1% कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। इसको आपने बहुत बढ़िया से उसे समझा दिया, क्लाइंट खुश हो गया, आपका जो फी हुआ उसने दिया और फिर क्या किया, वहाँ से चल दिया, ठीक है ना। तो आज हमने बस बेसिकली यही देखा कि हमारे इंडिया में कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रनिंग है और उनका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर लास्ट तक देखना, ठीक है ना, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। और रेगुलर क्लास 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 1 अगस्त से, तो ठीक है ना। ज्वाइन फास्ट और ग्रो। थैंक यू सो मच।